बच्चों अपन इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 है पादपवर्ती हार्मोन के अपन अपलोड कर दिए हैं। आज अपन पार्ट 3 है उसकी चर्चा करेंगे। तो अपने ये आज कंप्लीट हो जाएगा पादपवर्ती हार्मोन वाला चैप्टर। इसमें अगला सवाल है एफसीसी अम्ल हार्मोन का अन्य नाम नहीं है, यानी एफसीसी अम्ल हार्मोन के कई नाम है तो आपको पता होना चाहिए कि इसका नाम नहीं है। सबसे पहला है डॉर्मिन। डॉर्मिन इसका नाम होता है। तो वेरिंग नामक वैज्ञानिक था, उसने क्या देखा कि भाई क्या होता है कि जो कपास की कलिकाएं होती है उनसे कुछ ऐसा रासायन निकलता है जो क्या करता है किसी अन्य पादप पर छिड़क दिया जाएगा तो उसकी वृद्धि रुक जाए। तो एफसीसी अम्ल को डॉर्मिन भी कहते हैं, ठीक है। व्हीलर सेकेंड या एफसीसी, तो ये भी इसका नाम ही है। निरोधक बी, ये भी इसका एफसीसी अम्ल का नाम है। लेकिन जियाटिन, जियाटिन ये आपको पता है ये जिया बेस से प्राप्त हुआ था, यानी मक्के के भ्रूणकोश से प्राप्त हुआ था, नारियल के दूध से प्राप्त हुआ था। इसको अपन कहते हैं साइटोकाइनिन। क्या कहते हैं? साइटोकाइनिन कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा आपके जियाटिन। एफसीसी अम्ल को अन्य नाम आपसे पूछे जाएंगे तो नाम भी याद रखने। डॉर्मिन है, जैसे व्हीलर सेकेंड है, एफसीसी है, निरोधक बी है। ये एक ऐसा हार्मोन है जो पादप वर्धी रोधक हार्मोन होता है, ये आपने ध्यान रखना है। अगला सवाल है एथिलीन की खोज किसने की? एथिलीन की खोज करता वैज्ञानिक कौन था? एच.एस. कजिन्स था, किस्कुक था, मिलर था, चार्ल्स डार्विन थे। तो चार्ल्स डार्विन का आपका प्रयोग याद ही है कि चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन अपने पर गार्डन के अंदर प्रयोग कर रहे थे। उन्होंने एक कैनरी घास नामक पादप है उस पादप पर अध्ययन किया था। तो कैनरी घास का जो प्रांकुर चोल है वो क्या है? सूर्य के प्रकाश की ओर मुड़ जाता है। किस ओर मुड़ जाता है? सूर्य के प्रकाश की ओर मुड़ जाता है। उन्होंने कैनरी घास के अंदर प्रकाशानुवर्तन गति का अध्ययन किया था और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी चार्ल्स डार्विन ने, जिसका अपन नाम जानते हैं पादप गति, पादपों में गति। इसके अलावा इनकी बहुत फेमस पुस्तक थी, वो आपको बतानी है क्या है। तो कैनरी घास नामक पादप था, उस पादप के अंदर ये क्या कर रहा था, उसके अंदर ये चार्ल्स डार्विन नामक वैज्ञानिक ने अध्ययन किया और प्रकाशानुवर्तन गति का अध्ययन किया था। और प्रांकुर चोल है, यदि उसको काट देंगे तो क्या होगा? पादप का मुड़ाव जो प्रकाश की तरफ हो रहा है वो रुक जाएगा। अपन इस पे कंसंट्रेट करते हैं कि एथिलीन की खोज किसने की थी। एथिलीन की खोज की थी एच.एच. कजिन्स ने। एच.एच. कजिन्स नामक वैज्ञानिक था, इसने देखा कि ये जो संतरा होता है, इस संतरे से क्या निकलता है? संतरे से एक वाष्पशील पदार्थ निकलता है। संतरे से एक वाष्पशील पदार्थ निकलता है जो पास में रखे हुए केलों को पका देता है। पास में रखा हुआ केला पक जाता है। जैसे संतरा था, उस संतरे से वाष्पशील पदार्थ निकला। आपने कई बार संतरे होता उसके छिलके को आपने दूसरों की आंखों के अंदर बच्चों यूं छिड़का होगा और उसकी आंखों से यूं एकदम आप कहते हो ये क्या निकल रहा है, आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं। तो एथिलीन की खोज भी ऐसे ही हुई थी। एथिलीन है, उसको संतरा है, उसको देखा गया संतरे के अंदर से एक वाष्पशील पदार्थ निकला छिलके के अंदर से और पास में रखे हुए केले पक गए। तो एथिलीन की खोज, ये पदार्थ वाष्पशील पदार्थ का नाम क्या था? एथिलीन था। ये गैसीय हार्मोन होता है, ठीक है। स्कूब और मिलर ये दोनों क्या है? ये अन्य जैसे अपन कह रहे हैं हार्मोन की खोज से संबंधित है। अब अगला सवाल आता है तंबाकू की कोशिका के विभेदन के लिए किसका उपयोग स्कूब ने नहीं किया? स्कूब नामक वैज्ञानिक था, उसने ये तंबाकू की कोशिका है जो अपन कह रहे हैं तंबाकू की विभेदित कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं के ऊपर उसका विभेदन करने के लिए जैसे ऑक्सीजन का उपयोग होता ही है, ऑक्सीजन के साथ में किसका उपयोग किया जाता है? साइटोकाइनिन का। आप जानते हो तो हिस्ट तत्व, नारियल का दूध या वाहिका सत्व या डीएनए पूरक या एगारोजोल जेल। तो इसका उत्तर होगा जेल है, एगारोजोल है, उसका उपयोग इन्होंने नहीं किया था, बाकी सबका इन्होंने उपयोग किया था। यानी स्कूब नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था? ये तंबाकू है, इस तंबाकू की जो कोशिका उसमें विभेदन करने के लिए उसके ऊपर हिस्ट तत्व मिलाए थे। इसके अलावा नारियल का दूध मिलाया था, डीएनए पूरक मिलाया था, लेकिन अगर वो जेल है उसका उपयोग उसने नहीं किया था। ये ध्यान रखना आपने, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखना आपको किस तरह से क्या होगा इसमें। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलर एट ऑल ने किस हार्मोन को पहचाना और उसका क्रिस्टलीकरण किया? यानी मिलर था, मिलर स्कूब और मिलर दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने कौन से हार्मोन को पहचाना और उसका क्रिस्टलीकरण किया तथा उसका काइनेटिन नाम दिया, तथा उसका क्या नाम दिया? काइनेटिन। ठीक है, ये काइनेटिन मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अगर काइनेटिन लिखता तो आप क्या उत्तर ढूंढ लेते, क्या करते? उत्तर ढूंढ लेते हैं।
मिलर एट ऑल और स्कूब और व्हीलर नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया था, किस हार्मोन को पहचाना और उसका क्रिस्टलीकरण किया। पहला है साइटोकाइनिन, दूसरा है ऑक्सिन, तीसरा है जिबरेलिन और चौथा है इथाइलिन। ठीक है, ऑक्सिन की खोज तो आपको पता ही है वेंट नामक वैज्ञानिक ने की थी। जिबरेलिन नामक है वो कुर्सोवा नामक वैज्ञानिक था, इसकी कजिन्स नामक वैज्ञानिक था। तो ये बचा कौन, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन का खोजकर्ता कौन था, मिलर एट हॉल नामक वैज्ञानिक ने क्या है इसको पहचाना और इसका क्रिस्टलीकरण किया और इसको काइनेटिन नाम दिया। ठीक है, तो इसका उत्तर होगा अपने साइटोकाइनिन। अगला सवाल है एफ.डब्ल्यू. वेंट ने जई की प्रांकुर ये जई वर्ड याद रखना, जई के प्रांकुर है, क्या है, प्रांकुर है से किस हार्मोन की खोज की। पहला ऑक्सिन, दूसरा एबीए, तीसरा काइनेटिन, चौथा जियाटिन। तो आपने इसका उत्तर होगा ऑक्सिन। ऑक्सिन की खोज किसने की थी, एफ.डब्ल्यू. वेंट ने जई के प्रांकुर से की थी। अगला सवाल है कैनरी ग्रास। जो कैनरी ग्रास है ये नाम बच्चों याद रखना, कैनरी ग्रास के प्रांकुर पर प्रकाशानुवर्तन का अध्ययन किसने किया। यानी कैनरी ग्रास है उसके प्रांकुर पर प्रकाशानुवर्तन गति का अध्ययन किसने किया। पहला है फ्रांसिस डार्विन, दूसरा चार्ल्स डार्विन। तो चार्ल्स डार्विन तो पिता था और फ्रांसिस डार्विन उसका बेटा था। ठीक है, ये भी ध्यान रखना बाप बेटा कौन था, चार्ल्स डार्विन उसका बेटा था, चार्ल्स डार्विन पिता था और फ्रांसिस डार्विन उसका बेटा था। फिर अगला है एफ.डब्ल्यू. वेंट और चौथा है ए और बी। तो आपको इसका उत्तर बताना है ए और बी। इन दोनों ने क्या है अपने गार्डन के अंदर देखा था कि जो ये कैनरी घास है वो सूर्य के प्रकाश की ओर मुड़ जाती है, यानी प्रकाशानुवर्तन गति होती है। तो इसका उत्तर होगा अपने ए और बी दोनों। अब अगला सवाल है पादप वर्धी नियामक। पादप वर्धी नियामक मतलब होता है PGR। P का मतलब होता है प्लांट, G का मतलब होता है ग्रोथ, R का मतलब होता है रेगुलेटर। P का मतलब होता है प्लांट और G का मतलब होता है ग्रोथ, क्या होता है ग्रोथ, और R का मतलब होता है रेगुलेटर। यानी पादप वृद्धि नियामक जो कम मात्रा में होने पर पादप की वृद्धि करते हैं और अधिक मात्रा में होने पर पादप की वृद्धि को रोक देते हैं। ठीक है, दूसरा होता है प्लांट इनहिबिटर, यानी पादप वृद्धि रोधक जो कम मात्रा में होंगे चाहे ज्यादा मात्रा में होंगे वो पादप की वृद्धि को रोकेंगे। तो अब इन्होंने पूछा है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, तो इसके 3 एग्जाम्पल हैं, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिबरेलिन। ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और जिबरेलिन ये तीनों क्या होते हैं, ये तीनों पादप की जो क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं को बढ़ाते हैं, जैसे बीज अंकुरण है, जैसे प्रकाशानुवर्तन गति है, जैसे अनिषेक फलन है, जैसे अपन कहेंगे शीर्ष प्रमुखता है, कोशिका विभाजन है, उन सब क्रियाओं को ये तीनों बढ़ाते हैं। लेकिन इनको ज्यादा डालते हैं तो ये क्रियाओं को रोकते हैं। लेकिन जो एब्सिसिक अम्ल होता है ये विलयन करता है। इसी तरह से अपन कहते हैं एथिलीन होता है, ये भी क्या करता है, नेगेटिव इफेक्ट डालता है। ठीक है, तो एब्सिसिक अम्ल और जो एथिलीन होते हैं ये दोनों प्लांट इनहिबिटर माने जाते हैं। अब इसने पूछा है पादप वृद्धि नियामक नहीं है। नियामक वर्ड ढूंढते आप कहोगे ऑक्सिन पादप वृद्धि नियामक है, साइटोकाइनिन पादप वृद्धि नियामक है, एब्सिसिक अम्ल होता है ये पादप वृद्धि रोधक होता है, जिबरेलिक पादप वृद्धि नियामक है। तो इसका उत्तर होगा आपके एब्सिसिक अम्ल हार्मोन। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काइनेटिन किसका व्युत्पन्न है। तो काइनेटिन होता है जिसको अपन क्या कहते हैं, साइटोकाइनिन कहते हैं, जियाटिन कहते हैं, ये किसका व्युत्पन्न है। तो सबसे पहले आपको क्या है, टर्पीन है पहला ऑप्शन, दूसरा गैसेज है, तीसरा कैरोटीनॉइड और वसा अम्ल व्युत्पन्न है, और चौथा है एडेनिन व्युत्पन्न फरफ्यूरल एमिनोप्यूरिन। तो काइनेटिन का रासायनिक नाम होता है 6-फरफ्यूरल एमिनोप्यूरिन। काइनेटिन का रासायनिक नाम होता है 6-फरफ्यूरल एमिनोप्यूरिन। ठीक है, ये इसका रासायनिक नाम भी है, ध्यान रखना है। अब पूछा ये किससे बनता है काइनेटिन, तो नेचुरल सी बात है एडेनिन व्युत्पन्न फरफ्यूरल एमिनोप्यूरिन है उसका व्युत्पन्न है काइनेटिन। ठीक है, ये मछली के जो शुक्राणु उसके डीएनए से प्राप्त किया गया था। टर्पीन किसके व्युत्पन्न होते हैं, जो जिब्रेलिक एसिड है वो सब टर्पीन के व्युत्पन्न होते हैं। गैसेज आपको पता ही एथिलीन है, क्या है, एथिलीन है। फिर उसके बाद ये कैरोटीनॉइड और वसा अम्ल के व्युत्पन्न होते हैं, वो अपने एबीए एब्सिसिक एसिड अम्ल हार्मोन होते हैं। ये अपने ध्यान रखना, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और इसमें एक ऑप्शन और नहीं दिया हुआ है, जो इंडोल एसिटिक एसिड होता है, इंडोल 3 एसिटिक एसिड होता है उसके व्युत्पन्न होते हैं, ऑक्सीन इसके व्युत्पन्न होते हैं। ठीक है,
तो ये थोड़ा ध्यान रखना बच्चों, आपको किसके क्या व्युत्पन्न होते हैं, यानी आपको इसकी थोड़ी केमिस्ट्री याद करनी है, कौन किससे बना होता है, आधारी पदार्थ क्या होता है, वो थोड़ा आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। तो ये क्या है, ये थोड़ा रोचक सवाल है, और ये क्या सवाल थोड़ा भारी सवाल, तो बच्चे आसानी से इस केमिस्ट्री को समझ नहीं पाते भाई, यदि केमिस्ट्री आ जाती है तो इन्होंने पूछा है काइनेटीन किसका व्युत्पन्न है, तो टर्पीन का जिबरेलिक याद रखना, गैसेज का एथिलीन याद रखना, आपको ये गैसेज वाला कोई नहीं पूछेगा, टर्पीन का व्युत्पन्न पूछा जा सकता है, गिबेन वलय किसमें होती है ये भी पूछा जा सकता, तो जिबरेलिक एसिड के अंदर होती है। अब कैरोटीनॉइड और वसा अम्ल के व्युत्पन्न है वो अपने एब्सिसिक अम्ल है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो 6-फॉर-ब्यूटाइल एमिनोप्यूरिन है, ये काइनेटीन का रासायनिक नाम है। वैसे तो आप लोग क्या है, काइनेटीन का रासायनिक नाम याद होगे तो आप आराम से इसमें बता दोगे, ठीक है। अगला सवाल है वर्दी के लिए किसकी आवश्यकता होती है, यानी पादप को वर्दी के लिए, बीज अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है, प्रकाश की, प्रकाश चाहिए, जल चाहिए, पोषक तत्व चाहिए, तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। अब वर्दी वक्र, वर्दी वक्र है जो अपन ऐसा सिग्मोइड आकार का वर्दी वक्र होता है, उसकी कौन सी अवस्था में पादप की वर्दी सर्वाधिक होती है। अब मैं इसका उत्तर नहीं बताऊंगा, मैं आपको एक ग्राफ समझा रहा हूं। ग्राफ बहुत आसान है, ग्राफ ऐसे हैं कि ये अपन ने क्या लिया है, ये समय लिया है एक तरफ, और एक तरफ अपन ने पादप की वर्दी ली है, ठीक है। एक तरफ अपन ने समय लिया है, पहले क्या है, ये पादप की वर्दी है वो काफी धीमे होती है, तो पहले पादप की वर्दी कैसी होगी, बहुत धीमे धीमे होगी। पादप की वर्दी पहले बहुत धीमे धीमे होती है, धीमे धीमे वर्दी होती है, ठीक है, ये पादप की वर्दी। फिर इसके बाद इसमें क्या होती है, इसके अंदर इस तरह से क्या होती है, शाखाएं आती हैं, पत्तियां आती हैं, फल लगते हैं, फूल लगते हैं, और ये तीव्र वर्दी होती है। फिर इसके बाद इसकी क्या होती है, तीव्र गति से वर्दी होती है, ठीक है, ये तीव्र गति से वर्दी हो रही है। फिर उसके बाद इसमें अचानक क्या होता है, अचानक जितनी पत्तियां बनती है, जैसे 4 पत्तियां बनी है तो 4 झड़ जाएगी, 6 पत्तियां बनी तो 6 झड़ जाएगी, तो फिर इसमें स्थिर अवस्था आ जाती है, क्या आ जाती है, स्थिर अवस्था आ जाती है, ना तो वर्दी होती है, ना कम होती है, ना ज्यादा होती है। तो 3 अवस्था है। पहली अवस्था जिसमें वर्दी धीमे धीमे होती है, इसको अपन कह रहे हैं प्रारंभिक वर्दी काल, क्या कहते हैं, प्रारंभिक वर्दी काल कहते हैं। फिर उसके बाद ये तेजी से वर्दी होती है, क्या होती है, तेजी से वर्दी होती है, जिसको कहते हैं चरघातांकी, क्या कहते हैं, चरघातांकी, यानी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ यानी बहुत ही तेजी से होने वाली ग्रोथ, विस्फोटक ग्रोथ। फिर उसके बाद होता है ये स्टैंड अवस्था, जिसमें ना तो वर्दी होती है, ना इसमें क्या होगी, कमी होगी, तो स्थिर अवस्था आ जाती है। तो सबसे पहले होती है लैग, क्या होती है, लैग फेज, सबसे पहले आएगी लैग फेज। लैग फेज को अपन क्या कहते हैं, प्रारंभिक अवस्था कहते हैं। लैग सबसे पहले है, फिर आएगा लॉग, फिर आप पहले क्या है, लैग है, फिर लॉग है, फिर स्थिर अवस्था स्टैंड बाय स्टेज है, चौथा उपरोक्त सभी। तो इसने पूछा है वर्दी वक्र की कौन सी अवस्था में पादप वर्दी सर्वाधिक होती है, तो आपको बताना है। अब इसमें लॉग फेज है, जो लॉग फेज होती है उस अवस्था में पादप की वर्दी क्या होती है, सर्वाधिक होती है, ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। अब आपको इसका ट्रिक मैं बता दूं, जैसे लैग है, किसी को लात मारोगे, लैग मतलब लात हो गया, तो आपकी वर्दी क्या होगी, कम होगी कि नहीं होगी। और लॉग मतलब होता है, आप लॉग लेते हो तो गणित में होशियार होते हो, तो आपकी क्या होती है, हर जगह वैल्यू होती है, तो लॉग याद रखना, लॉग एक वैल्यू है, लॉग 10, लॉग 1, तो चरघातांक की वर्दी होती है, तो आपका इसका उत्तर बताना है लॉग फेज। ये सवाल कई बार एग्जाम के अंदर आ चुका है, ठीक है। अब मैं एक इसमें पूछता हूं कि सर्वाधिक की जगह अगर मैं पूछूं कि कौन सी वर्दी वक्र की कौन सी अवस्था में पादप की वर्दी होती है, वो धीमे होती है, स्थिर नहीं का है, धीमे होती है, तब आप कमेंट बॉक्स में उत्तर बताना कि इसमें उत्तर क्या आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला सवाल है पादप वर्दी वक्र किस प्रकार का होता है, तो पादप वर्दी वक्र 2 तरह का होता है। एक तो होता है जिसमें अपन कहेंगे कि सीधी रेखा वाला वर्दी वक्र, और दूसरा होता है जो सिग्मोइड आकार का, ऐसा आकार का वर्दी वक्र है। इसके अलावा क्या होता है, जे आकार का वर्दी वक्र भी होता है, ठीक है। तो जे आकार का अपने को याद नहीं रखना है, अपने को ये 2 तरह के दे रखे हैं, ऐसा आकार और सीधी रेखा, तो दोनों प्रकार के पादप वर्दी वक्र होते हैं। ये समय के साथ और पादप की वर्दी के साथ बनाए जाते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना अपने को। अगर अंकगणितीय वर्दी होगी और ज्यामितीय वर्दी होगी तो उसके लिए अलग अलग तरह का आएगा। अंकगणितीय वर्दी के लिए इस तरह का ग्राफ आएगा और ज्यामितीय वर्दी के लिए इस तरह का ग्राफ
आएगा, ये ध्यान रखना अपने को। बच्चों क्वेश्चन लिखा, निम्न में से कौन किस में होने वाली वृद्धि को सीधे नहीं नापा जा सकता। वृद्धि को नापना है, आप क्या कर सकते हो, अपन पादप के आकार को देखते हैं। पहले पादप छोटा है, पादप बड़ा होता है तो अपन कहते हैं आकार को नाप सकते हैं। फिर अपन देखते हैं कोशिका की संख्या है, पहले कोशिका इतनी है 5 है, फिर कोशिका 5000 है तो आकार बड़ा होगा। कोशिका का आकार है, कोशिका की संख्या है, पादप की लंबाई है, इन सब को अपन देख कर क्या करते हैं, वृद्धि को सीधा माप सकते हैं। लेकिन जो जीवद्रव्य की मात्रा होती है, इस जीवद्रव्य की मात्रा में वृद्धि होती है, उसको अपन सीधे नहीं नाप सकते हैं, ये ध्यान रखना अपने को। जैसे अपन पादप का शुष्क बाहर लेंगे तो अपन उससे पादप की वृद्धि नाप सकते हैं। पादप का ताजा बाहर है, उससे पादप की वृद्धि नाप सकते हैं। पादप के आकार को अपन नाप सकते हैं, पादप के आयतन को अपन नाप सकते हैं। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि सीधे जिसको नहीं नापा जा सकता, डायरेक्ट आपको नापना है, आप जीवद्रव्य की मात्रा की वृद्धि है, इसको आप डायरेक्ट नहीं नाप सकते हो, इसलिए पादप की वृद्धि अपरिमित होती है, यानी कुछ क्षेत्रों में ऐसी वृद्धि होती है जिसको नापा नहीं जा सकता है। अगला सवाल है, द्वितीयक वृद्धि के लिए कौन सा विभज्योतक उत्तरदायी होता है। अब देखो, एक होती है प्राथमिक वृद्धि और एक होती है द्वितीयक वृद्धि। अब प्राथमिक वृद्धि के लिए क्या होता है कि पौधे के शीर्ष पर जो विभज्योतक होता है उसको अपन कहते हैं शीर्षस्थ विभज्योतक। ये शीर्षस्थ विभज्योतक पौधे के शीर्ष पर होता है और पौधे की लंबाई में बढ़ोतरी करता है, ठीक है। इसके कारण पौधे की लंबाई बढ़ती है। फिर उसके बाद ये जैसे पर्व है, ये पर्व है, ये पर्व है, ठीक है, ये पर्व हो गया। इस पर्व के बीच में यहाँ पर ये पर्व संधि है, क्या है, पर्व संधि है, ठीक है। अब पर्व संधि होती है, यहां से पत्तियां निकलती है, क्या होती है, पर्व संधि से पत्तियां निकलती है, ठीक है। अब यहाँ पर्व संधि के ऊपर और नीचे एक विशेष प्रकार का विभज्योतक होता है जो पर्वों को लंबा करता है, ठीक है, उसको अपन कहते हैं अंतर्वेशी विभज्योतक। तो पहला तो होता है शीर्षस्थ विभज्योतक, जो तने के शीर्ष पर होता है, मूल के शीर्ष पर होता है, ये लंबाई को बढ़ाता है। और कुछ क्या होता है, विभज्योतक पीछे छूट जाता है, वो पार्श्व कलिका बनाता है, ठीक है, यानी कक्षस्थ कलिका बनाएगा, उससे शाखाएं बनेगी, इसके अलावा फल फूल पत्तियां बनेगी। तो अपन कहेंगे कि सबसे पहले तो शीर्षस्थ विभज्योतक होता है जो तने और मूल के शीर्ष पर होता है और पौधे की लंबाई को बढ़ाता है। इसको नष्ट कर देंगे तो पौधे की लंबाई में वृद्धि रुक जाएगी, यानी शीर्षस्थ विभज्योतक को नष्ट करेंगे तो पौधे की लंबाई रुक जाएगी। फिर दूसरा अंतर्वेशी, अंतर्वेशी विभज्योतक क्या होता है, ये पर्व संधि है, जैसे बांस वगैरह होता है, इसमें पर्व लंबे लंबे होते हैं, गन्ना वगैरह, इसमें ये पर्व संधि होती है, उसके ऊपर और नीचे जो विभज्योतक होता है उसको कहते हैं अंतर्वेशी। नाम से ही पता चलेगा, इंटरक्लेरी। ये जो विभज्योतक उत्तक है ये क्या करता है, पर्वों का दीर्घीकरण करता है, ये भी प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। फिर पार्श्व विभज्योतक ये पाया जाता है इसके साइड में, यहाँ पे इस तरह से, ये पार्श्व विभज्योतक ये पार्श्व भाग में पाया जाता है, ठीक है। ये इसकी क्या करता है, धीरे धीरे इसकी चौड़ाई में वृद्धि करता है, क्या करता है, जो तना है वो धीरे धीरे चौड़ा होता है, यानी इसकी अर्य वृद्धि होती है। जैसे ये पेन है, इसको लंबा करना है तो शीर्षस्थ विभज्योतक, इसको यहाँ बीच से लंबा करना है तो अंतर्वेशी, और यहाँ इसको चौड़ा करना है तो क्या होगा, पार्श्व विभज्योतक के नाम से पता चल जाएगा। तो ये जो अंतर्वेशी है, शीर्षस्थ विभज्योतक हैं, ये तो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं, और पीछे बचा क्या, पार्श्व विभज्योतक, ये द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसका उत्तर होगा पार्श्व विभज्योतक। अब सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि जो ये शीर्षस्थ विभज्योतक होते हैं, अंतर्वेशी विभज्योतक होते हैं, वो कौन सी वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं, तब आपको बताना प्राथमिक, ठीक है। फिर उसके बाद अगला सवाल है, पार्श्व मेरिस्टेम का उदाहरण नहीं है। पार्श्व मेरिस्टेम 7 उत्तक जाइलम फ्लोएम ये बीच में होते हैं, ठीक है, मध्य में पाए जाते हैं। क्वार कैम्बियम ये छाल के रूप में होता है, अंतरकुलीय कैम्बियम और कुलीय कैम्बियम ये सब क्या है, ये आपको बताना है, पार्श्व मेरिस्टेम के एग्जाम्पल है, ठीक है। तो पार्श्व मेरिस्टेम का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है, 7 उत्तक इसमें नहीं आएगा। फिर पादप के कौन से उत्तक को नष्ट कर देने पर पादप की वृद्धि रुक जाती है, मेरिस्टेम उत्तक होता है, इसी को विभज्योतक उत्तक कहते हैं। इसमें विभाजन का गुण होता है और ये पादप की वृद्धि को प्रेरित करता है। यदि अपन मेरिस्टेम या विभज्योतक, ये सवाल कई बार एग्जाम के अंदर आया है कि पादप के कौन से उत्तक को नष्ट कर देने पर पादप की वृद्धि रुक जाती है, तो आपको बताना मेरिस्टेम। मेरिस्टेम एक ऐसा उत्तक होता है जिसको नष्ट कर देने पर पादप की वृद्धि
रुक जाती है, ध्यान रखना। मेरिस्टेम का ही हिंदी में नाम है विभज्योति के उत्तर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अगला सवाल है पादप वर्धी किससे कहते हैं? पादप वर्धी के कितने चरण होते हैं? ठीक है, तो पादप वर्धी का मतलब होता है पादप के आकार, आमाप और आयतन में होने वाली बढ़ोतरी को अपन क्या कहते हैं? पादप वर्धी कहते हैं। ये पादप वर्धी जीवन भर चलती रहती है। ऐसा नहीं होगा कि पादप वर्धी एक फिक्स आयु के बाद रुक जाएगी, ऐसा नहीं होता है। पादप जीवन भर वृद्धि करते रहते हैं। पादप के आकार, आयतन और आमाप में होने वाली बढ़ोतरी को क्या कहते हैं? पादप वृद्धि कहते हैं। ये एक अनुत्क्रमणीय क्रिया, यानी एक बार हो गई पादप वृद्धि, एक बार पादप लंबा हो गया, अब आप उसको सोचते हो इसको वापस मैं क्या कर दूं, छोटा कर दूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अनुत्क्रमणीय क्रिया है और पादपों में वृद्धि क्या होती है? जीवन भर होती रहती है। इसके 3 चरण है। पहला चरण है विभज्योति के चरण। विभज्योति के चरण में क्या होती है? कोशिका होती है, लगातार विभाजित होती रहती है और नई कोशिकाएं बनाती है। इनमें कोशिका भित्ति पतली होती है, जीवद्रव्य सघन और गाढ़ा होता है, केंद्रक बड़ा व सुस्पष्ट होता है, ठीक है, और प्राथमिक भित्ति इसमें पतली होती है। तो विभज्योति के चरण के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं उनकी कुछ विशेषताएं याद रखनी है बच्चों। विशेषता भी पूछी जाती है कि विभज्योति के चरण की कोशिकाओं की क्या विशेषता है। सबसे पहली विशेषता इसमें विभाजन का गुण होता है। सबसे पहली विशेषता इसमें विभाजन का क्या होगा? गुण होगा। दूसरी विशेषता इसमें कोशिका भित्ति पतली होगी, जो कोशिका भित्ति है वो पतली होगी। तीसरी विशेषता इसमें क्या होगा कि इसके अंदर केंद्रक बड़ा व सुस्पष्ट होगा और कोशिका दल सघन और गाढ़ा होगा। और ये आपस में क्या होंगे? जीवद्रव्य सेतु द्वारा आपस में कोशिकाएं जुड़ी हुई होगी। तो विभज्योति की कोशिकाओं को आप कैसे पहचानोगे? आप ऐसे पहचानोगे, सबसे पहले इसमें विभाजन का गुण होगा, दूसरा इसमें कोशिका भित्ति पतली होगी, तीसरा इसमें केंद्रक बड़ा व सुस्पष्ट होगा, चौथा इसमें जीवद्रव्य सघन और गाढ़ा होता है। दूसरी अवस्था आती है कोशिका दीर्घीकरण। कोशिका दीर्घीकरण अवस्था में ये जो कुछ कोशिकाएं होती है ये आकार में बड़ी हो जाती है। ये आकार में क्या होती है? बड़ी होती है। इनके अंदर रिक्तिका बन जाती है, इसके अंदर रसदानी बन जाती है ऐसे, जिसके कारण केंद्रक और कोशिका दल परिधीय भाग में आ जाता है। इसमें केंद्रक और कोशिका दल क्या आ जाता है? परिधीय भाग के अंदर आ जाता है। तो जो विभज्योति की कोशिकाएं होती हैं, कुछ कोशिकाएं, विभज्योति की कोशिकाओं में से कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है जो आकार में बड़ी हो जाती है भोजन संग्रह के कारण। इसमें बीच में एक रसदानी बन जाती है और केंद्रक और कोशिका दल परिधीय भाग में सीमित हो जाता है। इसको कहते हैं दीर्घीकरण अवस्था। ये पादप की लंबाई के लिए, लंबाई की वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। फिर परिपक्वन अवस्था, इसमें समान कार्य करने वाली कोशिकाएं मिलती हैं, समान कार्य व समान उत्पत्ति वाली कोशिकाएं मिलती हैं और उत्तक बनाती हैं। क्या बनाती हैं? उत्तक बनाती हैं। इसको कहते हैं कोशिका परिपक्वन अवस्था। तो सबसे पहले कोशिका विभाजन अवस्था, कोशिका दीर्घीकरण अवस्था और कोशिका परिपक्वन अवस्था। इसमें कोशिकाओं के चारों तरफ भित्ति मोटी हो जाती है, यानी द्वितीय भित्ति का निर्माण हो जाता है। लिग्नोसेल्यूलोज की कोशिका भित्ति इसमें बन जाती है। तो सबसे पहला सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट, वृद्धि किसे कहते हैं? पादप वृद्धि के कितने चरण होते हैं? ये 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको बताना है पादप के आकार, आयतन और आपाप में होने वाली बढ़ोतरी को पादप वृद्धि कहते हैं। ये एक अनुत्क्रमणीय क्रिया है। इसके 3 चरण है, विभज्योति के चरण, दीर्घीकरण चरण और परिपक्वन चरण। ठीक है, अगला सवाल है वृद्धि दर किसे कहते हैं? वृद्धि दर का मतलब ये होता है समय की प्रति इकाई के दौरान जो समय, और अपन क्या करते हैं पादप वृद्धि के बीच में ग्राफ बनाते हैं, समय और पादप वृद्धि के बीच ग्राफ बनाते हैं। तो समय की प्रति इकाई के दौरान बढ़ी हुई वृद्धि को अपन क्या कहते हैं? पादप वृद्धि कहते हैं, पादप वृद्धि दर कहते हैं। फिर अगला सवाल है अंक गणितीय वृद्धि किसमें पाई जाती है? पादप के मूल में अंक गणितीय वृद्धि पाई जाती है। अब वृद्धि 2 तरह की होती है, तो अंक गणितीय वृद्धि होगी, दूसरी ज्यामितीय वृद्धि होगी। ज्यामितीय वृद्धि में क्या होगा कि आपको पता ही है, मानतस ने एक सिद्धांत दिया था। उसने कहा था कि जनसंख्या क्या है गुणोत्तर रूप से, अपन कह रहे हैं जनसंख्या गुणोत्तर रूप से बढ़ रही है, जबकि खाद्यान्न की उत्पत्ति क्या हो रही है? अंकगणितीय रूप से हो रही है। जनसंख्या पहले आप देखोगे 2 जने हैं, कुछ साल बाद में 4 हो गए, फिर 8 हो गए, फिर 16 हो गए, फिर 32 हो गए, फिर 64 हो गए। तो जनसंख्या किस रूप से बढ़ रही है? गुणोत्तर रूप से। जैसे ये युग्मनज है, युग्मनज से 2 कोरखंड बने, 2 से 4 कोरखंड बने, 4 से 8 कोरखंड बने, 8 से फिर 16 कोरखंड बने, 16 से फिर 32,
फिर 64, 64 से फिर 128। तो इस तरह से कोशिकाएं दुगनी हो रही है। क्या हो रही है? दुगनी हो रही है। इसको कह रहे हैं ज्यामिति वृद्धि। क्या कहते हैं? ज्यामिति वृद्धि। ठीक है। लेकिन दूसरी वृद्धि होती है जिसको कहते हैं अंकगणितीय। अंकगणितीय में पहले खाद्यान्न जैसे 100 किलो होता था, अब 120 किलो हो गया, फिर 140 किलो हो गया, फिर 160 किलो हो गया, फिर 180 किलो हो गया, फिर 200 किलो हो गया, फिर 220 किलो हो गया। तो खाद्यान्न की उत्पत्ति पहले कितने सदस्य थे? 2, तब 100 किलो होता था। फिर कितने हुए? 4, 120 किलो, फिर 8 तो 140 किलो, फिर 16 तो 160 किलो, फिर 32 तो 180 किलो। तो आपका खेत है पहले 100 बीघा था, अब सदस्य बढ़ेंगे तो खेत की आकार बढ़ेगा, छोटा होगा तो छोटा होगा, तो उत्पादन घटेगा। तो इस तरह से मालथस नामक वैज्ञानिक ने कहा था कि अगर जनसंख्या इसी तरह से बढ़ती रही तो आने वाले टाइम में क्या होगी? लोग भूखे मरेंगे, क्योंकि उनके अंदर उनके पास में जमीन नहीं होगी। जमीन नहीं होगी तो उत्पादन नहीं होगा, सब जगह मकान ही मकान बना लेंगे। अब पहले आपके पास में जैसे अपने पूर्वज थे, उनके पास बहुत सारी जमीन थी, किसी के पास कहते हैं 800 बीघा, कोई कहता 1000 बीघा। अब अपन पूछते हैं कितनी है? कि 1 बीघा। ठीक है। या वो कहते हैं कि अपन के पास जमीन नहीं है, अपन किराए रह रहे हैं। तो ये क्या है? ये जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, ज्यामिति। क्या हो रही है? ज्यामिति। दिन दुगुनी रात चौगुनी, यानी गुणोत्तर रूप से बढ़ रही है। लेकिन जो खाद्यान्न है उसकी उत्पत्ति कैसे हो रही है? उसकी वृद्धि हो रही है अंकगणित रूप से। पहले 10 किलो हो रहा था, 20 किलो हो जाएगा, फिर 30 किलो हो जाएगा। तो आपकी बुक के अंदर 2 चित्र बने हुए हैं। कितने बने हुए हैं? 2 चित्र बने हुए। उन चित्रों को ध्यान से देखना बच्चों। चित्र ऐसे हैं कि एक ये कोशिका है, इससे 3 कोशिका बनेगी, ये 2 कोशिका से, फिर 3 से फिर 4 कोशिका बनेगी, 4 से फिर 5 कोशिका बनेगी। इस तरह से ये जो कोशिकाएं हैं, ये कोशिका नष्ट हो रही हैं और एक कोशिका नई बन रही है। तो जितनी कोशिका नष्ट हो रही है उतनी नई बन रही है। तो कोशिकाओं का एक एक बढ़ोतरी हो रही है। पहले 1 थी, फिर 2 थी, फिर 3 थी। तो यह अंकगणित रूप से बढ़ा। लेकिन दूसरा आपकी बुक में डायग्राम है कि एक युग्मनज है। ये युग्मनज पहले ऐसा था, फिर इसमें 2 कोरकखंड बने, फिर इसमें 4 कोरकखंड बने, 4 में फिर 8 कोरकखंड बने, 8 में फिर 16 कोरकखंड बने। तो ये ज्यामिति वृद्धि होती है। ठीक है। तो ये ज्यामिति वृद्धि और अंकगणितीय वृद्धि आपको समझ में आ गई होगी कि कौन सी ज्यामिति वृद्धि है और कौन सी अंकगणितीय है। तो अंकगणितीय पाई जाती है मूल के अंदर और ज्यामिति पाई जाती है भ्रूणीय अवस्था के अंदर। जो भ्रूण होता है, जो युग्मनज से भ्रूण बनता है, उस समय होती है ज्यामिति वृद्धि। यानी विभज्योति के ऊतक के अंदर जो वृद्धि होती है वो ज्यामिति वृद्धि होती है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ विभेदन, निर्विभेदन, पुनः विभेदन और प्लास्टिसिटी किसे कहते हैं? 4 परिभाषाएं हैं, बहुत सिंपल परिभाषाएं हैं। विभेदन का मतलब तो ये है कि जो विभज्योति की कोशिका होती है वो परिपक्व होकर उत्तक बनाती है, तो उसको अपन क्या कहते हैं? विभेदन कहते हैं, डिफरेंटिएशन। यानी आपको बताइए क्या ये विभज्योति की कोशिका है, इससे उत्तक बन जाते हैं, जैसे जाइलम उत्तक, फ्लोएम उत्तक। जब उत्तकों का निर्माण हो जाता है तो उसको कहते हैं विभेदन। क्या कहते हैं? विभेदन। यानी विभज्योति के उत्तक परिपक्व होकर जब स्थायी उत्तक बनाते हैं तब उसको कहते हैं विभेदन। ठीक है। अब निर्विभेदन। निर्विभेदन का मतलब यह है कि कुछ काम बाकी रह गया। क्या रह गया? कुछ काम बाकी रह गया। यानी ये जीवित विभेदित कोशिकाएं हैं, ये जीवित विभेदित कोशिकाएं हैं, कुछ खास परिस्थितियों में जब विभाजन क्षमता पुनः प्राप्त कर लेती है, इसमें वापस विभाजन की क्षमता आ जाती है और ये क्या करती है? जैसे कॉल कैम्बियम, अंतरकुलीय वाहिका कैम्बियम का निर्माण कर देती है। इसको कहते हैं निर्विभेदन। यानी विभेदित कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती है, लेकिन उसमें कुछ खास परिस्थितियों में क्या होता है? ये विभाजन की क्षमता पुनः प्राप्त कर लेती हैं। जैसे अपन ने कहा उत्तक तो बन गया भाई, स्थायी उत्तक, और स्थायी उत्तक में विभाजन की क्षमता नहीं होती है, लेकिन कोई खास परिस्थिति आ गई तो उसमें से कुछ जो विभेदित उत्तक की कोशिकाएं हैं उसमें विभाजन की क्षमता वापस आ जाती है। अपन इसमें आगे लगा देते हैं निर्विभेदन। अब आता है पुनः विभेदन। पुनः विभेदन का मतलब यह है कि निर्विभेदित कोशिका उत्तक, निर्विभेदित कोशिका या उत्तक द्वारा उत्पादित कोशिका बाद में फिर से विभाजन की क्षमता खो देती है। जो निर्विभेदित ये कोशिका या उत्तक ये जैसे बना है और कैम्बियम या वाहिका कैम्बियम की कोशिका बनी है, उसके बाद इसमें विभाजन की क्षमता वापस चली जाती है, इसने अपना काम कर लिया है,
निर्विभेदित कोशिकाओं ने अपना काम कर लिया, वापस विभाजन की क्षमता चली जाती है, तो इसको कहते हैं पुनः विभेदन। ठीक है, अगला सवाल है प्लास्टिसिटी किससे कहते हैं? तो प्लास्टिसिटी का मतलब यही है कि आप देखते हो जैसे धनिया है, कपास है, धनिया है, कपास है, इनके अंदर पत्तियां क्या होती है, पहले पत्तियां इस तरह से पूरी पूरी आती हैं पत्तियां, फिर बाद में इस तरह की पत्तियां हो जाती है, यानी विषम पर्णता आपको दिखाई देती है, कटी फटी पत्तियां दिखाई देती हैं। इसी तरह से आपके बुक के अंदर दो डायग्राम दिए हुए हैं, एक तो दिया हुआ लार्क स्पर का और दूसरा दिया हुआ बटर कप का। ठीक है, बटर कप का। अब इनके दो आवास दिए हुए हैं, आवास दिया हुआ एक तो पार्थिव आवास और एक दिया हुआ जलीय आवास। पार्थिव आवास मतलब पथरीला आवास, पार्थिव आवास के अंदर इस तरह की पत्तियां हैं और फिर उसके बाद में क्या होती हैं, ये पत्तियां इस तरह की हो जाती है। जलीय आवास के अंदर क्या होती हैं, जलीय आवास में इस तरह की पत्तियां हो जाती हैं। यानी पर्यावरण के कारण या किसी अन्य परिस्थिति के कारण क्या होता है कि उनमें कुछ जो विषम पर्णता प्रदर्शित करने का गुण आ जाता है, उसमें पत्तियां अलग अलग प्रकार की हो जाती हैं, या पर्यावरण के अनुसार उसमें पत्तियां होती हैं, उनका संगठन बदल जाता है, जो सुगठितता है वो बदल जाती है, उसी को कहते हैं प्लास्टिसिटी, मतलब चेंज होना। ठीक है, तो अपन कहते हैं पादप में पर्यावरण के प्रभाव के कारण, जो पादप है उसमें पर्यावरण के प्रभाव के कारण या जीवन के विभिन्न चरणों में पर्यावरण का प्रभाव, यानी अपन कह सकते हैं जलीय पर्यावरण है या किसी प्रकार का कोई अन्य पर्यावरण है, या जीवन के विभिन्न चरण, जैसे पहले अवस्था है, उसके बाद किशोर अवस्था आती है, विभिन्न चरणों में भिन्न पथों के अनुसरण के कारण विभिन्न प्रकार की संरचनाओं का गठन होता है, इसको कहते हैं प्लास्टिसिटी। ठीक है, तो प्लास्टिसिटी या तो पर्यावरण के कारण हो सकता है या जीवन के अलग अलग चरण होते हैं, उनके कारण उसमें क्या होता है, भिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों के कारण उसमें उनका अनुसरण करते हुए विभिन्न प्रकार की संरचनाएं बन जाती हैं, इसको कहते हैं प्लास्टिसिटी। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। प्लास्टिसिटी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, एक तो लार्क स्पर है, एक बटर कप है, एक कपास है, एक धनिया है, ये सब इसके एग्जाम्पल है। आपने धनिया सबने देख रखा है, उसकी पत्तियां पहले अलग तरह की होती हैं, बाद में जब उसमें दाने लगते हैं तो उसमें पत्तियां अलग तरह की हो जाती हैं। तो इस तरह से ये क्या है, ये प्लास्टिसिटी का एग्जाम्पल है बच्चों। बच्चों नेक्स्ट है वर्दी वक्र बनाओ, यानी वर्दी वक्र है उसका आपको निर्माण करना है। तो वर्दी वक्र बनाना आपको आना चाहिए। आप लोग पेन और कॉपी लेके आप लोग आराम से इस वर्दी वक्र को बना सकते हो। एक तरफ आप समय को डिनोट करोगे, टाइम को, और दूसरी तरफ आप क्या करोगे, वर्दी को डिनोट करोगे। ठीक है, तो ये समय के साथ जो वर्दी होगी, वर्दी दर आ जाएगी। सबसे पहले आएगी लैग फेज, फिर आएगा लॉग फेज, फिर आएगा अपने स्थिर अवस्था। क्या आएगी, स्थिर अवस्था। इसको अपन चर घातांक की अवस्था भी लिख सकते हैं, चर घातांक की अवस्था। तो इस तरह से ये वर्दी वक्र सिग्मोइड आकार का वर्दी वक्र है। अब इसके बाद इन्होंने अगला पूछा है कि गणितीय वर्दी है उसके लिए समीकरण लिखो। अंकगणितीय वर्दी के लिए समीकरण लिखो। तो LT बराबर होता है L0 प्लस RT। ये समीकरण याद रखनी है। L का मतलब होता है लंबाई, L का मतलब क्या होता है, लंबाई होता है। LT और L0 आसान है कि जो T समय में वृद्धि हो गई, जैसे इतने समय बाद वृद्धि हो गई, और L0 मतलब प्रारंभिक अवस्था में वृद्धि कितनी है, प्रारंभिक अवस्था में इतना लंबा है, फिर T समय के बाद इतना लंबा हो गया, तो अपन ये वृद्धि दर है वो ज्ञात कर सकते हैं। समय इंटू वृद्धि दर, उसको गुणा करेंगे तो क्या होगा, उत्तर आ जाएगा। जैसे 10 मिनट के बाद इतनी वृद्धि हुई है वो अपन आराम से ज्ञात कर सकते हैं। फिर उसके बाद चर घातांक की वृद्धि ज्ञात करनी, तो इसके लिए एक सूत्र है W1 बराबर W0 ERT। तो W1 क्या है और W0 क्या है, तो W1 तो अंतिम आकार है और W0 क्या है, प्रथम आकार है। ठीक है, अंतिम आकार और प्रथम आकार है, और E आपको पता है लघु गुणक है, R वृद्धि है और T क्या है, समय है। तो ये इस तरह से समीकरण याद रखनी है दोनों। अब आपकी इस किताब के अंदर एक चित्र दिया हुआ है, इस तरह से एक पत्ती दी हुई है और दूसरी पत्ती इस तरह से दी हुई है। ठीक है, दो पत्तियां दी हुई है। अब इसके बाद इन्होंने क्या पूछा है कि एक पत्ती तो ये क्या है 5 वर्ग सेंटीमीटर की है और कुछ समय बाद ये 10 वर्ग सेंटीमीटर की हो जाती है। दूसरी पत्ती है जो 50 वर्ग सेंटीमीटर की है और कुछ समय बाद में ये क्या हो जाती है, 55 वर्ग सेंटीमीटर हो जाती है। ठीक है, 50 से कितनी हो गई, 55 हो गई। तो किस में सापेक्षिक वृद्धि ज्यादा होगी, तो इसमें दुगना हो रहा है। क्या हो रहा है,
दुगना हो रहा है, 5 वर्ग सेंटीमीटर से ये कितनी हो रही है, 10 वर्ग सेंटीमीटर हो रही है। और इसमें 50 से 55 हो रही है, यानी दोनों में 5-5 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो रही है। लेकिन सापेक्षिक वृद्धि दर ए पण है उसमें ज्यादा होगी बी की तुलना में, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ आपके एनसीईआरटी बुक के अंदर कि पण ए है पण बी है, किस में वृद्धि ज्यादा होगी और क्यों होगी। तो नेचुरल सी बात है, वृद्धि दर अपन ज्ञात करते हैं तो वृद्धि दर में क्या होगा, इसमें अपन वृद्धि दर ज्यादा देखेंगे और इसमें वृद्धि दर प्रति इकाई समय में सिर्फ कितनी हो रही है, 1 गुना हो रही है। और जैसे 10 गुना थी तो 11 गुना हुई है, या 5 गुना थी तो यहाँ 10 गुना दुगनी हुई है। ठीक है, तो इस तरह से अपन कहेंगे 1 गुना और 11 अपन समझते हैं दुगुना वगैरह, तो ये ज्ञात कर सकते हैं कि वृद्धि दर किस में ज्यादा है, ए पण में ज्यादा है, ये ध्यान रखना है।